सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर एंड इंडक्टर, ये सर्किट बड़ी दिक्कत देते हैं, चाहे आरएल हो चाहे आरसी हो। ऐसा लोग सोचते हैं, गलत सोचते हैं। इस वीडियो के बाद वो सोच बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ उसको देखो, क्योंकि सर्किट कंटेनिंग ओनली आर, ओनली एल, ओनली सी बहुत ज्यादा जरूरी है इस वीडियो को समझने के लिए, क्योंकि वहां पर मैंने फेज डिफरेंस पर बहुत सारी बातें करी हैं और आपको फेजर डायग्राम भी बनवाए हैं। अब यहां पर अपने पास सर्किट आता है आरएल सर्किट। आरएल सर्किट कहता है कि सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक इंडक्टेंस लगा हुआ है। जब सर्किट के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाते हैं तो हमें फिर जरूरत पड़ती है दादाजी की, मतलब इंपीडेंस की। और ये बात समझ रहे होंगे वो लोग जो कि दादाजी क्यों बोल रहे हैं बाबा जी यहां पर, जिसने पुराना वाला वीडियो देखा है। अब यहां पर अगर अपन लोग बात करें तो ये हमारे पास हो गया सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर एंड सर्किट कंटेनिंग ओनली एंड ओनली इंडक्टर। अब यहां पर ये मेरे पास है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, अपना वोल्टेज का सोर्स। यहां से करंट जाएगा, क्या दोनों में करंट सेम जाने वाला है? बिल्कुल सेम जाने वाला है। सो अब मैं बेस लाइन पर करंट को ले लूंगा जब फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो, क्योंकि दोनों में करंट सेम जाने वाला है। अब यहां पर इसमें जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा? IR, और जो इंडक्टर में ड्रॉप होगा वो होगा IXL। IL लिखने की गलती मत करना, L हमारे पास इंडक्टेंस होता है, यूनिट होती है हेनरी, इसीलिए XL की जरूरत पड़ती है जिसकी यूनिट होती है ओम। सो यहां पर हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करेंगे IXL। ठीक, अब फेजर डायग्राम बनाते हैं। बेस लाइन पर अपने पास सबसे पहले यहां पर बेस लाइन पर मैंने बना लिया करंट, तो ये मेरे पास हो गया करंट। क्यों ले लिया मैंने करंट, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं कि रजिस्टर और इंडक्टर दोनों के अंदर करंट सेम है। सो इसीलिए मैंने बेस लाइन पर बना लिया करंट। अब जो रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप होता है वो ड्रॉप हमारे पास क्या होता है? वो करंट के साथ सेम फेज में। सो ये VR आ गया। और जो हमारे पास इंडक्टर होता है, इंडक्टर के ऊपर जो ड्रॉप होता है, इंडक्टर वोल्टेज की पार्टी का है, तो वोल्टेज 90 डिग्री करंट से लीड करेगा। सो ये आ गया मेरे पास VL। अब आपके पास दो वोल्टेज है, एक VL है और एक VR है। आपको रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? इन दोनों के फेजर सम से, और फेजर सम बिल्कुल वेक्टर सम की तरह चलता है। सो मैंने यहां पर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, तो ये जो डायगोनल होगा ये मेरे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज। यानी अब जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो करंट से लीड तो कर रहा है, मगर कितने डिग्री से लीड कर रहा है? 5 से, 90 डिग्री से लीड नहीं कर रहा। अब मुझे चाहिए इंपीडेंस यहां सर्किट का। इंपीडेंस अगर निकाल कर लाना है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो VR और VL का फेजर सम है। याद रखना ये फेजर सम है। अगर यहां पर अगर आपने 50 वोल्ट लगाया, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, और इस पर ड्रॉप हो रहा है आपके पास 30 वोल्ट, इस पर ड्रॉप हो रहा है आपके पास 40 वोल्ट, तो आप कहोगे बाबा जी 30 प्लस 40 तो 70 हो गया, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। भाई साहब ये फेजर सम है। फेजर सम नॉर्मल सम की तरह नहीं होता, वेक्टर सम की तरह होता है। तो इसीलिए यस, इन दोनों का रिजल्टेंट 50 आ सकता है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। सो अब अगर अपन लोग यहां पर समझें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि VR और VL के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और जब दो वेक्टर्स में भी 90 डिग्री का एंगल होता है तो रिजल्टेंट आता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा cos 90 हो जाएगा। सो √a² प्लस b², यानी रिजल्टेंट वोल्टेज आपके पास बन रहा है √VR² प्लस VL²। वैसे नहीं समझना तो भी मत समझो, आप तो ये देखो कि ये VL है तो ये भी VL के बराबर होगा, ये VR के बराबर है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो तो ये हो गया VR², ये हो गया VL² और ये हो गया रिजल्टेंट V²। तो हमारे पास V² या V की वैल्यू आ जाएगी √VR² प्लस VL²। जैसे ही आया, VR की वैल्यू क्या थी? यहां पर देखो IR, VL की वैल्यू क्या थी? IXL, तो ये हो जाएगा IR का स्क्वायर, ये हो गया IXL का स्क्वायर। I² दोनों में से कॉमन, R² प्लस XL², I² रूट के बाहर आ जाएगा तो I हो जाएगा, और अगर आप देखो तो ये I डिवाइड में आ जाएगा। सो ये बन गया V/I, और V/I किसी भी सर्किट के लिए अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो R है, सिर्फ इंडक्टर या कैपेसिटर है तो X है, और यहां पर सर्किट में जब एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाते हैं अलग अलग तो V/I कहलाता है इंपीडेंस Z। दादाजी
सो Z इज इक्वल टू अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया इस सर्किट के इंपीडेंस का। सो इंपीडेंस इज बेसिकली अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई। अब आ जाओ फेज डिफरेंस पर। तो यहां पर यार एक गौर करने वाली बात यह है कि कौन लीड कर रहा है वोल्टेज। फिर से इस ट्राइंगल को देखें क्या अपन, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे ये एंगल निकालना है और मुझे ये पता है कि ये VL है और ये VR है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। सो आप क्या लिख सकते हो, tan phi इज इक्वल टू VL अपॉन VR। ये सारी चीजें इंजीनियरिंग में काम आने वाली हैं, इसलिए अच्छे से सुन लो, कान खोल के ध्यान से। पीछे अयान बैठा हुआ इंजीनियर आदमी, वो भी कह रहा हाँ हाँ हाँ। सो VL की वैल्यू हो जाएगी IXL, VR की वैल्यू हो जाएगी IR, I से I कैंसिल, tan phi हो जाएगा XL बाय R और phi हो जाएगा tan इनवर्स XL अपॉन R। कहानी खत्म। याद रख लो, इंपीडेंस अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, फाई की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन r, XL अपॉन r हो जाएगा। दैट्स इट, कहानी खत्म। अब हमारे पास आता है RC सर्किट। जिसने RL सर्किट समझ लिया उसके लिए RC सर्किट अब कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है दोस्तों। आप बस XL को रिप्लेस कर दो XC से, पूरा का पूरा डेरिवेशन सब वैसा ही है, सिर्फ फेज डिफरेंस जो है वो अलग आएगा। सो यहां पर अगर अपन लोग देखें तो यहां पर मैं RC सर्किट की बात कर रहा हूं आपसे। अगर मैं यहां पर आपसे RC सर्किट की बात करूं तो RC सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, यहां से करंट दोनों में सेम जाएगा क्योंकि सीरीज में है। इसके ऊपर ड्रॉप हो गया I इंटू आर, इसके ऊपर ड्रॉप हो गया I इंटू XC। ठीक है, इतनी समझ में आई बात। अगर इतनी बात समझ में आई तो अब मुझे फेजर डायग्राम बनाना है, क्योंकि दोनों में करंट सेम है इसीलिए मैंने बेस लाइन बना ली अपनी करंट की। अब जो रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जो ड्रॉप है ये मेरे पास क्या होगा, करंट के साथ सेम फेज में होगा। सो VR इज इन सेम फेज विद I। और जो कैपेसिटर होता है वो करंट की पार्टी का होता है, उसमें करंट लीड करता है, मतलब वोल्टेज लैग करेगा। लैग का मतलब है क्लॉकवाइज। तो जो कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज का ड्रॉप है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है। सो इन दोनों का जब अपन ने रिजल्टेंट निकाला तो ये रिजल्टेंट अपने पास आ जाएगा पैरेललोग्राम कंप्लीट करने पे, डायगोनल मतलब V। अब यहां पर देखो गौर से, कौन आगे चल रहा है, यहां पर आपके पास आगे चल रहा है करंट। किससे, वोल्टेज से। कितने एंगल से, फाई से। रिजल्टेंट क्या आएगा, फेजर सम ऑफ कैपेसिटर का ड्रॉप प्लस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप। अगर यहां पर देखें तो ये अपने पास ट्राइंगल तैयार है, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। सो V इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ऐसे देखना है, ऐसे देखो, वेक्टर वाले फंडे से देखना है तो VR और VC के बीच का जो एंगल है हमारे पास वो 90 डिग्री है, और अगर 90 डिग्री है तो cos 90 जीरो हो जाएगा, वो वेक्टर वाला फॉर्मूला। अब यहां पर अपने पास VR की वैल्यू IR, VC की वैल्यू IXC। I स्क्वायर दोनों में से कॉमन बचेगा, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। I स्क्वायर का I बाहर, V बाय I, ये क्या बनेगा, Z। तो Z की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। है कि नहीं पुराना जैसा, वहां पर XL था, यहां पर XC है। अब मुझे चाहिए फेज डिफरेंस, भैया एंगल चाहिए ना, तो फिर से वही ट्राइंगल देख लो ना। एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये VL है तो ये भी VL होगा, और ये बेस हो गया VR। तो आपके पास tan phi की वैल्यू आ जाएगी VC बाय VR, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan phi आ गया VC बाय VR, VC हो गया IXC, VR हो गया IR, I से I कैंसिल, tan phi की वैल्यू XC बाय R, यानी phi इज इक्वल टू tan इनवर्स XC बाय R। XC की वैल्यू लिख दो 1 अपॉन ओमेगा C, तो एक और गंदा सा फॉर्मूला दिखने लग जाएगा। अब तुम में से कई लोग कहेंगे कि सिलेबस में RL और RC तो लिखा ही नहीं है, बाबा जी आप क्यों पढ़ा रहे हो। भाई साहब लिखा नहीं है, मगर सैंपल पेपर में क्वेश्चन R, L और C पर बेस्ड भी हैं जो कि नहीं पढ़ने थे, मगर वो पढ़े हमने। क्यों, क्योंकि RLC सर्किट में हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़िए इनको, और प्लेज में अगर दे रहा हूं इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना चाहिए अपन को, इसलिए कुछ भी छोड़ने का नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जितना शेयर करोगे, जितना हमारे पास व्यूज आएंगे, जितने सब्सक्राइबर आएंगे, वो हमें मोटिवेट करते रहेंगे, और मोटिवेट करते रहेंगे तो फ्री कंटेंट आता रहेगा। पहले बाबा जी बोलते नहीं थे, अब बाबा जी ने बोलना स्टार्ट कर दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।